मित्रों, नमो नमः मित्रों, प्रिय संस्कृत से चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है वही किसी बड़ी लाइन कि हम लोग बाबूराम सक्सेना जी की संस्कृत व्याकरण की प्रवेशिका अध्ययन कर रहे हैं। मूल पुस्तक से हम लोग पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने प्राक कथन पढ़ लिया और वर्णमाला का भी अध्ययन कर लिया है। अब हम लोग संधि पर आए हैं और आज संधि के बारे में सामान्य रूप से चर्चा की जाएगी। और पेज संख्या यदि कहें तो पेज संख्या आपका 45 खोल लीजिए, 44-45 खोल लीजिए पेज संख्या। और द्वितीय सोपान जिसमें लिखा हुआ है संधि विचार, आप ये खोल लीजिए। इसके बाद हम लोग अध्ययन का कार्य शुरू करते हैं। चलिए, एक चीज़ और कहनी थी दोस्तों, यदि आपने अभी इससे पहले भी वीडियो देखे हैं और आपको लगता है कि हमारे वीडियोस को और इससे पहले जो हमने भाग उपलब्ध कराए हैं प्राकथन के, तो उसको देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाइए। मेरे चैनल पर जाकर के वहाँ वीडियोज़ पर क्लिक करेंगे। वीडियोज़ पर क्लिक करते ही लाइन से 1 2 3 4 5 भाग करके ऐसे आपका जो है प्राकथन का पूरा और वर्णमाला जो अभी तक हमने पढ़ा है वो एकदम लाइन से आपको मिल जाएगा। क्योंकि उसके अलावा अभी मैं कुछ किसी और टॉपिक पर वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, सिर्फ हम संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका पर ही चर्चा कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं आसानी से, ये आपकी इच्छा के अनुसार है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं तो आपको देखना ही है। आपको यदि लगता है देखना चाहिए तो आप अवश्य देख सकते हैं। और इन वीडियो को देखने के बाद लगता है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना चाहिए तो अवश्य करिएगा। चलिए टॉपिक पर आते हैं। संधि विचार कह रहा है कि ऊपर कहा जा चुका है मतलब इससे पहले वर्णमाला जो हमने पढ़ा उस वर्णमाला में बताया जा चुका है कि प्रत्येक वाक्य में कई शब्द रहते हैं। वाक्यों का निर्माण शब्दों से होता है। जैसे ये देखिए, ऊपर कहा जा, ये वाक्य है तो कई शब्दों से मिलकर बना है। तो कह रहा है कि ऊपर ये चीज़ बताई जा चुकी है कि जो वाक्य हैं वो कई शब्दों से मिलकर बनते हैं। वर्णमाला में ऐसा कहा जा चुका है। संस्कृत के शब्द का किसी भी स्वर अथवा व्यंजन से आरंभ होकर किसी स्वर या व्यंजन अनुसार एवं विसर्ग से ने अंत हो सकता है। कहना है कि जो संस्कृत के शब्द हैं, समझिएगा इसको, संस्कृत के शब्द का किसी भी स्वर से उसका आरंभ हो सकता है अथवा व्यंजन से हो सकता है, और किसी भी स्वर अथवा व्यंजन या अनुसार या विसर्ग से उसका अंत भी हो सकता है। आगे देखिए अगला पैराग्राफ। दो शब्द जब पास पास आते हैं, ठीक है, तो एक दूसरे की निकटता के कारण पहले शब्द के अंतिम वर्ण में अथवा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में अथवा दोनों में कुछ परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण हिंदी भाषा को ही लें, उदाहरण के लिए आप हिंदी भाषा को ही लें। जब हम संभाल कर बोलते हैं तो चोर ले गया, मार डाला, चोर ले गया, मार डाला, पहुंच जाऊंगा। किंतु इस वाक्य को यदि बहुत जल्दी बोलें तो उच्चारण इस प्रकार होगा, चोर ले गया, मार डाला, पहुंच गया, पहुंच जाऊंगा। इस प्रकार से जल्दबाजी में कुछ शब्द छूट जाते हैं, यानी कि उसका कुछ और उस शब्द के स्थान, उस वर्ण के स्थान पर कोई और वर्ण उच्चारित कर लेते हैं। उच्चारण, अच्छा इस लाइन को एक बार, मार डाला, अब मार डाला को मट डाला, रा को डा पढ़ रहे हैं जल्दबाजी में, है ना। पहुंच गया कि चा को हम जा पढ़ रहे हैं। तो वही होता है कि जब हम अत्यंत निकट होते हैं तो उनको जो है कुछ उनमें परिवर्तन होता है। इसी कार्य को संधि कहते हैं। यहाँ संधि के बारे में बता रहा है, ठीक है। इसी प्रकार जितनी बोलचाल की भाषा है उनमें परिवर्तन होता है। साधारण वक्ता इस परिवर्तन को नहीं जान पाता, किंतु यदि हम ध्यानपूर्वक अपनी अथवा दूसरों की बोली को सुने तो, अभी इसको एक मतलब सरसरी नज़र से इसको पढ़ लीजिए, तो हमें इस कथन के सत्य का निश्चय हो जाए। संस्कृत भाषा में इस प्रकार परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब कह रहा है कि जो हम लोग ये परिवर्तन देखे हैं कि जब हम जल्दबाजी में कोई चीज़ बोलते हैं तो उस अक्षर के स्थान पर कोई और अक्षर आ जाता है, कुछ और मात्राएं बड़ी हो जाती हैं। तो यदि संस्कृत में, अगर हम संस्कृत भाषा में इस प्रकार की परिवर्तन को देखें ना, तो उसी परिवर्तन को संस्कृत में संधि कहा गया है। संधि का साधारण अर्थ है मेल। अब ये चीज़ है, संधि का साधारण अर्थ क्या है? मेल। दो वर्णों के निकट आने में मेल उत्पन्न होता है। जब दो वर्ण आपस में निकट आते हैं तो उसमें मेल होता है, इसी को संधि कहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, दो वर्णों
के निकट आने से मेल उत्पन्न होता है उसी को संधि कहते हैं। ठीक है, अब क्या करें कि संधि के लिए दो वर्णों एक दूसरे के आसपास सटे हुए होने चाहिए। अब ये भी कह रहा है कि संधि कार्य यदि होना है तो दो वर्ण जो हैं वो आपस में सटे हुए होने चाहिए। बहुत दूर दूर के वर्णों में संधि नहीं होती, आपस में, जैसे जो आपस में मतलब ये दो शब्द हैं, तो कह रहा है कि जैसे विद्या है और आलय है, तो यहाँ पे इसका विद्यालय, जैसे ये मान लीजिए कोई एक शब्द ये लिखा है ना, तो किंतु और इसमें ही संधि होगी। किंतु और ध्यानपूर्वक इनमें संधि नहीं होगी। आप कुछ भी शब्द ले लीजिए, एक उदाहरण दे रहे हैं कि यानी दोनों आपस में बगल बगल ही होने चाहिए, जब निकट होंगे, सटे हुए होंगे, तभी उसमें संधि कार्य होगा, ऐसा बता रहा है। आगे कह रहा है दूरवर्ती शब्दों में संधि नहीं हो सकती है। जैसे यहाँ पे विद्या लिखा है, यहाँ पे आलय लिखा है और यहाँ पे पुस्तक लिखा है, तो इस विद्या और पुस्तक में संधि नहीं होगी, क्योंकि ये दूर दूर है, बीच में आलय है, यह सटे हुए नहीं है, इसलिए इनमें संधि नहीं होगी, बल्कि संधि कहाँ होगी, विद्या और आलय के बीच में होगी। यानी जो पास पास होंगे तो उन्हीं के बीच में संधि होती है, पास पास वर्ण होती है। अब विद्या आलय में भी विद्या का जो आ है, अंतिम वर्ण का अंतिम अक्षर, मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो है, जैसे देखिए विद्या लिखा है, ठीक, आलय लिखा है, तो इसमें कौन से वर्ण सटे हुए हैं, तो ये आ और बड़ा आ, ये दोनों वर्ण सटे हुए हैं। अतः इन्हीं दोनों वर्णों में क्या संधि कार्य होगा, पहले शब्द के आखिरी वर्ण में और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में ही संधि कार्य होगा, क्योंकि यही दोनों वर्ण आपस में सटे हुए हैं। आगे क्या कहा कि दो वर्णों के निकट आने से मेल उत्पन्न होता है, इसे संधि कहते हैं। संधि के लिए दो वर्णों के एक दूसरे के पास पास सटे हुए होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या रखा कि दूरवर्ती शब्दों में संधि नहीं हो सकती। फिर अगली लाइन में कह रहा है कि वर्णों की इस समीप स्थिति को संहिता कहते हैं। जो वर्ण जो आपस में जो ये वर्ण एकदम समीप में रहते हैं, जैसे विद्या का बड़ा आ और आलय के जैसे विद्यालय, फिर से एक बार लिख देते हैं, तो ये जो आपस में जो ये समीप में जो वर्ण होते हैं ना, इन्हीं को संहिता कहते हैं। समीप में आए हुए वर्णों को ही संहिता कहते हैं। समीप की स्थिति, इन्हीं वर्णों के समीप की जो स्थिति है ना, ये स्थिति है, इसी को संहिता कहते हैं। तो ये मेल होता है, इसी को संहिता कहते हैं। और संहिता के लिए लिखा गया है कि परः सन्निकर्षा संहिता। संहिता क्या है, तो परः सन्निकर्षा मतलब अत्यंत, परः मतलब होता है अत्यंत, सन्निकर्षा मतलब निकटता ही संहिता है। वर्णों की अत्यंत निकटता ही संहिता है। ठीक है, संहिता क्या है, वर्णों की अत्यंत निकटता ही संहिता है। जैसे वाह है और आ है, तो इसका आ और ये दोनों एक दूसरे के निकट हैं, तो ये क्या है, यही संहिता है। तो वर्णों की जो अत्यंत निकटता होती है वही संहिता कहलाती है, ऐसा कहा गया है। फिर देखिए, ये हमने उदाहरण के, इसलिए संस्कृत भाषा में संधि का नियम यह है कि जिन शब्दों में निकटता की घनिष्ठता होगी उसमें संधि अवश्य होगा, और जहाँ निकटता या घनिष्ठता ना हो वहाँ संधि करना ना करना बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है। कह रहा है कि इसीलिए जो संस्कृत भाषा है ना, हमारी संस्कृत भाषा में संधि का नियम यह है कि जिन शब्दों में निकटता और घनिष्ठता होगी, आपस में घनिष्ठ होंगे, अत्यंत निकट होंगे, मतलब जो आपस में सेट हो सकते हैं, जो आपस में, जैसे मित्र, जैसे हम इनसे हमारे स्वभाव का जो होगा हम उससे सेट हो जाएंगे, लेकिन जो हमारे स्वभाव का नहीं होगा हम उससे बहुत दिन तक उसके साथ नहीं रह पाएंगे। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि शब्दों में निकटता और घनिष्ठता हो उसमें संधि अवश्य हो, जहाँ निकटता और घनिष्ठता ना हो वहाँ संधि करना ना करना बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है। संधि का नियम जो है यह है कि जहाँ शब्दों में घनिष्ठता होती है, वैसे भी आपके मित्र में जहाँ घनिष्ठता ज़्यादा होगी वहाँ आप ज़्यादा सटे रहेंगे, जहाँ आपकी घनिष्ठता नहीं होगी वहाँ आपकी इच्छा के अनुसार होगा, इच्छा होगा तो आप जाएंगे उसके पास, नहीं इच्छा होगी नहीं, लेकिन आपकी घनिष्ठ मित्रता है तो आप बार बार उसके पास जाएंगे। तो वही कह रहा है कि बार बार क्या, अक्सर उससे सटे ही रहेंगे, अक्सर उसके पास ही रहेंगे, जबकि जिससे आपकी घनिष्ठता नहीं है वो आपकी इच्छा के अनुसार है, कभी कुछ काम हुआ तो आप चले जाते हैं। तो वही कह रहा है कि जहाँ घनिष्ठता होगी वर्णों में वहाँ संधि अवश्य होगा, लेकिन जहाँ निकटता और घनिष्ठता
नहीं होगी वहाँ संधि बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो संधि कार्य करेगा कि नहीं करेगा। यह नियम यह है, आगे के पैराग्राफ में देखें। नियम यह है कि एक पद भिन्न भिन्न अवयवों में धातु उपसर्ग के बीच समास में संधि अवश्य होनी चाहिए। कहा कि समास कहाँ कहाँ जरूरी है, निश्चित रूप से होनी चाहिए। कहाँ कहाँ जो संधि कार्य हो निश्चित रूप से हो जाना चाहिए और कहाँ कहाँ निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए। तो कहाँ एक पद में, कोई एक पद है उसमें भिन्न भिन्न अवयवों में धातु और उपसर्ग में, भिन्न भिन्न अवयवों में दो भिन्न अवयव हैं उनमें धातु और उपसर्ग के बीच और समास में संधि अवश्य होनी चाहिए। इन जगहों पर संधि अवश्य होनी चाहिए। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिख लीजिए कि ये पूछ सकता है कि संधि कहाँ कहाँ निश्चित रूप से या निश्चित रूप से होनी आवश्यक होनी चाहिए। तो कहा एक पद में होनी चाहिए, भिन्न भिन्न अवयवों में, धातु और उपसर्ग में और समास में ये संधि निश्चित रूप से होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। उसके बाद आगे कह रहा है क्योंकि संहिता ऐच्छिक नहीं हो सकी, क्योंकि जो संहिता है जो आपस में मेल है ये ऐच्छिक नहीं हो सकी, है ना। वाक्य के अलग अलग शब्दों के बीच में संधि करना ना करना बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है। अब कह रहा है कि वाक्य में भी चाहे तो संधि कर सकते हैं, लेकिन जो संधि करना है अथवा नहीं करना है ये बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है। वो चाहे वाक्य में संधि कार्य करे और अथवा ना करे, उसकी इच्छा है। अगर वो करना चाहता है तो समासिक पद बन जाएंगे, अगर नहीं करना चाहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक पद में भिन्न अवयवों में धातु उपसर्ग में समास में संधि अवश्य होनी चाहिए। इतनी जगहों पर संधि अवश्य होनी चाहिए, जबकि वाक्य में बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है। और एक नीचे देखिए इसका एक जो है उदाहरण लिखा गया है, श्लोक लिखा गया है, कारिका दी गई है कि संहिता एक पदे नित्या नित्य धातु उपसर्ग नित्या समासे वाक्यो तुषा विवक्ष उपेक्षते। इसका मतलब है कि संहिता एक पद में, एक पदे नित्या, नित्य रूप से कहाँ कहाँ होती है, एक पद में, नित्य धातु उपसर्ग, धातु और उपसर्ग में, अवयवों में, भिन्न भिन्न अवयवों में, नित्या समास, समास में नित्य होती है, वाक्य तो अविवक्ष, वाक्य में बोलने वाले की इच्छा के अनुसार है कि वो संधि कार्य करेगा अथवा नहीं करेगा। चलिए आगे देखते हैं। एक पद में संधि कार्य कैसे होगा। एक पद क्या है, जैसे पौ धन आका, ये एक पद है। अब यहाँ पे संधि कार्य अवश्य रूप में होगी, क्योंकि पौ धन आका अलग अलग हम लोग नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ संधि करना निश्चित हो जाएगा क्योंकि एक पद है। उपसर्ग और धातु में देखिए नी धन औसत। अब नी और औसत ये अलग अलग नहीं लिख सकते, यहाँ पे आपको संधि करना निश्चित हो जाता है, इसलिए दोनों को मिलाकर नसत बना। उत धन अवलोकत, उदौलोकत, यहाँ भी देखिए धातु और उपसर्ग है और इन दोनों में संधि कार्य निश्चित होगा, इन दोनों को अलग अलग नहीं लिखा जाए। समास में जैसे कृष्ण धन अस्त्रम, अब आप कृष्ण धन अस्त्रम नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे भी संधि कार्य अवश्य और अवश्य होगी। और वाक्य में जैसे रामा गच्छति वनम अथवा रामो गच्छति वनम, यहाँ पे देखिए संधि नहीं हुआ है रामा गच्छति वनम में। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं संधि करके कि रामो गच्छति वनम, विसर्ग को ओ कर दिया, है ना। जबकि ये वाक्य में आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन जो उपसर्ग धातु है, समास है और ये पद है, इन सब में अलग अलग करके हम लोग नहीं लिख सकते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि उपसर्ग धातु में, प्रत्यय में, अवयव में और आपका समास में यहाँ पे संधिकार एक पद में संधिकार निश्चित और निश्चित रूप से होती है, जबकि वाक्य में आपकी इच्छा के अनुसार है। आप रामा गच्छति भी लिख सकते हैं और रामो गच्छति भी लिख सकते हैं। चलिए अगला 5वां देखिए, पैराग्राफ देखिए। संधि के कारण नीचे लिखे परिवर्तन उपस्थित हो सकते हैं। संधि के कारण क्या क्या हो सकता है, जब आप संधि कार्य करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं संधि कार्य में। तो पहला कहा कि लोप हो सकता है। प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर का, यथा रामा आयति
राम आयति। प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर का लोप हो सकता है। प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर का लोप हो सकता है। कह रहा है कि संधिकार में एक तो है कि लोप हो सकता है। अब जैसे रामा आयति में रामा में जो विसर्ग है इसका लोप हो गया। अथवा द्वितीय शब्द के प्रथम अक्षर का यथा दोषः अस्ति दोषो अस्ति, इसका भी लोप हो सकता है। यानी पहला है कि संधिकार में लोप हो सकता है। और क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है संधिकार करने में, दोनों के स्थान पर कोई नया वर्ण आदेशित हो सकता है। जैसे रामा धन ईसा, आ धन ई मिल करके ए बन गया, ए आदेशित हो गया और ई के स्थान पर। ठीक है। तीसरा कह रहा है कि दो वर्णों में से एक द्वित्व हो सकता है। दो वर्णों में से एक का द्वित्व हो सकता है। द्वित्व मतलब आधा हो सकता है। तो जैसे एकस्मिन अवसरे, तो एकस्मिन अवसरे इस तरीके, एकस्मिन जो ना है इसका द्वित्व हो गया, अवसरे लिखेंगे एकस्मिन अवसरे हो गया। तीसरा क्या, शब्दों की अत्यंत निकटता इसलिए नीचे लिखे गए प्रकार होंगे। शब्दों की अत्यंत निकटता इसलिए नीचे लिखे गए प्रकारों की होंगी। ठीक है। तो इस प्रकार के संधिकार में क्या क्या हो सकता है ये हमने पढ़ लिया। जहाँ प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण तथा द्वितीय वर्णों का स्वर हो। चलिए इसको आगे पढ़ेंगे। अब हम लोगों ने संधि के बारे में मोटा मोटा पढ़ लिया कि संधि कार्य का मतलब क्या होती है संधि, और संधि कहाँ कहाँ हो सकती है, कहाँ नहीं हो सकती है, और संधि होने पर क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या परिवर्तन होंगे, इनको पढ़ लिया। नमो नमः मित्रों, फिर से हम उपस्थित होंगे नए वीडियो को लेकर के। और जो अभी जो है आपका संधि चल रहा है चैप्टर, संधि चैप्टर को कोशिश करेंगे कि 2 3 4, वैसे तो संधि चैप्टर बड़ा है तो कोशिश करेंगे 4-5 वीडियो के अंतर्गत इसको समाप्त कर दें और फिर आप लोगों के लिए एक शॉर्ट्स नोट्स लेकर के जल्दी उपस्थित हो। नमो नमः मित्रों, नमः संस्कृत है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। नमः संस्कृत।